थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 कैटेगरी नंबर 1 जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मॉर्निंग सेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन देखेंगे। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस का हम ऑलरेडी आफ्टरनून सेशन में जो एग्जाम हुआ था उसका सोल्यूशन कर चुके हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से आपका टेक्निकल क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होता है। तो 51 क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या है? व्हाई डू वी प्रोवाइड ए फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप फ्यूज क्यों लगाते हो? तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज हम क्यों लगाते हैं? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी डिवाइस को या अप्लायंस को हैवी लोड या फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट या हैवी फॉल्ट, या तो फॉल्ट से बचाने के लिए या फिर आपका हैवी करंट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी उसमें प्रोवाइड फ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट्स पूछिए इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपका होता है क्या? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ओके, लेंथ, दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप इसका कांस्टेंट निकालेंगे तो R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल रो, जिसको आप बोलते हो L अपॉन ए। ओके, इसको बोलते हो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये डिपेंड, अब आपके पास आगे क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। अब आपका रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का, वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली मटेरियल पे। आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे। मटेरियल पे और टेम्परेचर मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है? एक तो टाइप ऑफ मटेरियल, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, और सेकंड इज टेम्परेचर। सेकंड इज टेम्परेचर। ओके, अब यदि हमें इसकी यूनिट निकालनी हो, आपको याद ना करना चाहो तो आप इसको मैथमेटिकली यदि निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? इज इक्वल टू रो एल अपॉन है, आपका यही होता है। तो यहां से आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को यदि निकालोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ओके, यही होगा। तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यदि आप निकालोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है आपकी? क्रॉस सेक्शन एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है? मीटर। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया आपकी यूनिट? ओम मीटर। ओके, तो ये आपकी आ गई यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट क्या आ गई? ओहम मीटर। ओहम मीटर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यदि रेजिस्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ओनली यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें तो ओनली मटेरियल्स पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 53. If a current of 5 ampere flows for 1 minute, find the quantity of electricity transferred. Very easy questions. तो आपका आप जानते हो जो Q चार्ज होता है आपका, किसके इक्वल होता है? I इंटू टी। यहाँ पर Q क्या है आपका? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है आपकी? कूलम। ठीक है, करंट यहाँ पर आई क्या है आपका? करंट। करंट की यूनिट क्या होती है आपकी? एम्पियर। टी क्या है आपका? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड्स। ओके, तो आपका ये बन गया। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपको करंट इन्होंने दे दिया 5 एम्पियर। गुड। अब आपने इनको देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। 1 मिनट दे दिया, ओनली आपको इसको 60 से करके सेकंड्स बनाने हैं। अब 1 मिनट को 60, तो इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 300 कूलम। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आउटपुट ऑफ ए वोल्टेज डिवाइडर इज 16 वोल्ट। अब ये कह रहा है जो वोल्टेज डिवाइडर है उसका आउटपुट कितनी है? 16 वोल्ट विद नो लोड। यदि वो नो लोड पे है, भाई ये थोड़ी स्टेटमेंट को क्वेश्चन की पढ़ना बहुत जरूरी है ढंग से। द आउटपुट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर इज 16 वोल्ट विद नो लोड व्हेन ए लोड इज नाउ कनेक्टेड। अब आपने लोड कनेक्ट कर दिया तो व्हाट हैपेंड टू द आउटपुट वोल्टेज? तो आउटपुट वोल्टेज अब जब आप जैसे ही लोड कनेक्ट करोगे, एक तो जो वोल्टेज डिवाइडर है इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा भाई कुछ ना कुछ, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा।
ओके, वोल्टेज ड्रॉप होगा और लोड में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके रेजिस्टेंस की वजह से, तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज जो है उसके आउटपुट 16 वोल्ट से कम डिक्रीज हो जाएगी। और उसका आप मेन फैक्टर आपको ये रखना है कि वोल्टेज डिवाइडर में जब आप आउटपुट में कोई लोड कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो जो उसकी 16 वोल्ट हमें 9 वोल्ट में मिल रही थी तो उससे कम मिलेगी, तो लेस देन 16 वोल्ट। ओके, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई आर सेपरेटर्स प्रोवाइडेड इन ए लेड एसिड बैटरी? लेड एसिड बैटरी में हम सेपरेटर क्यों यूज करते हैं? सबसे पहली बात, जो सेपरेटर होता है वो आपका एनोड और कैथोड, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव होता है जो आपका बैटरी का, उसके बीच में आप सेपरेटर लगाते हो। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि यदि आपका जो इलेक्ट्रो आइसोलेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकली इंसुलेट रहे दोनों प्लेट, है ना, एनोड और कैथोड। और सेकंड्स आप मान सकते हो, सेकंड्स यदि आप उसको मान लो आयन आयन फ्लो ना हो दोनों के लिए, तो उसके लिए भी आप इसके बीच में सेपरेटर्स प्रोवाइड करते हो। तो इसके लिए हम यदि देखेंगे कि हम सेपरेटर्स को, मेन जो इसका काम होता है टू प्रिवेंट इंटरनल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, मींस कई बार क्या होता है आपकी जो एनोड और कैथोड्स होती है ना, वो जैसे आप ज्यादा यूज करते हो बैटरी को, वो ना बैंड होके आपस में टच हो जाती हैं, मींस उसका फिजिकल कांटेक्ट ना बने, फिजिकल कांटेक्ट से सेपरेट करता है जो आपका सेपरेटर होता है। इसका मेन प्राइमरी पर्पस क्या है सेपरेटर का? डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, मतलब बैटरी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स है उसका फिजिकल कांटेक्ट ना बने, इसलिए हम बीच में सेपरेटर्स लगाते हैं। ओके, ठीक है, तो टू प्रिवेंट, तो अभी यदि जो दोनों को बचाएगा तो क्या बढ़ा, इंटरनल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56, 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट आपका किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर सेकंड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, यहीं से आपका एनर्जी की यूनिट भी बनती है। 1 जूल आपकी किसकी यूनिट है? एनर्जी की, ठीक है। तो आप 1 वाट किसकी यूनिट है? पावर की। जब आप पावर, यदि यहाँ इसको एस ले आओगे इंटू एस, तो 1 जूल किसकी यूनिट है? आपकी एनर्जी की। ओके, तो यहीं से आपकी एनर्जी की यूनिट ड्राइव होती है, ठीक है। पावर को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाती है? आपकी एनर्जी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 1 वाट इज इक्वल एंड टू 1 जूल पर सेकंड। और यदि आपके पूछे 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सिलेक्ट द इक्वेशन दैट विल गिव द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 पैरेलल रेजिस्टर्स। अब इसने पैरेलल रेजिस्टर्स की बात करी है यहाँ पर। You know very well when you connect a resistors in parallel, then total resistance is equal to RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 प्लस 1 बाय R3, चाहे नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स कितने भी हो। तो टोटल रजिस्टर्स के लिए आप ये क्या फॉर्मूला होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 बाय R2 1 प्लस R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 50, रेफर द गिवन सर्किट। ये आपको एक सर्किट दिया गया है। Following equation is correct about the current in this network according to Kirchhoff's current law। इसने KCL के लिए पूछा है कि KCL क्या कहता है। KCL आपका क्या कहता है? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। और Kirchhoff's करंट लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, केसीएल के बारे में आपसे पूछ सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और केवीएल होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना, केसीएल होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवीएल होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका केसीएल के बारे में पूछा, और केसीएल क्या कहता है आपका? सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी नोड और जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा, वो इक्वल होता है। तो अब इसमें आप देखो I2 आ रहा है, ओके, ठीक है, I3 इनकमिंग है, I4 आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है और I1 बाहर जा रहा है। तो आप ये क्या कह सकते हो? I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2
I2 ये अंदर आ रहा है, I3 अंदर आ रहा है, I4 अंदर आ रहा है, I2 I3 I4, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर इज आर ओम। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका हर एक कंपटीशन एग्जाम इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन बस स्टेटमेंट को घुमा देगा, आपको जरूर मिलेगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L मीटर is R ohms. What happens to the resistors if the wire is stretched to 2L? अब आपको ना इसको निकाल के दिखाते हैं हम कि कैसे निकलता है ये, कि आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो रेजिस्टेंस आपका कैसे, आप सपोज करो पहले हम रेजिस्टेंस R1 की बात करते हैं, मींस पहले रेजिस्टेंस था जो हमारा वो है जी आपका रो L1 ओवर A1। ओके, मींस इस केस में ये आपका रेजिस्टेंस 1 जब आपका पहले रेजिस्टेंस था। अब आपने क्या करा, यहां पर L2 को क्या किया, मींस जो उसमें क्या करा आपने 2L1, भाई आपने इसको स्ट्रेच कर दिया डबल। ओके, लेंथ को डबल कर दिया, ये तो कितना हो गया आपका 2L1, तो एरिया भी आपका चेंज हो जाएगा भाई। फर्स्ट में तो आपका A1 कितना था, A1 एरिया तो A1 था, अब A2 क्या हो जाएगा आपका, भाई A2 भी तो आपका A1 जितना था पहले उसका हाफ हो जाएगा। यदि आप वायर को स्ट्रेच करोगे, सपोज करो आपकी ये वायर है, ओके, ये आपकी एक वायर है, यदि आप इसको स्ट्रेच करके लंबा करोगे तो इसकी जो थिकनेस है वो पतली हो जाएगी ना उतनी ही। ओके, मींस यदि आपके पास ये वायर है, कैसे बना लेते हैं, ये एक वायर है, यदि आप इसको बढ़ा के डबल करोगे, ऐसे करोगे तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी उतनी, है ना, जितना आप उसको बढ़ाओगे तो स्ट्रेच करोगे। तो हम यहाँ पर देखो इसको प्रूव करते हैं। अब आपका A2 क्या हो गया, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, R2 क्या हो जाएगा आपका, R2 इज इक्वल टू रो L2 ओवर A2। ओके, यहां पर वैल्यू पुट कर दो आप, R2 क्या हो गया आपका, R2 इज इक्वल टू L2, L2 क्या आपका 2L1। ओके, और ये क्या है आपका A1 बाय 2। ओके, और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो 4L1 डिवाइड बाय A1। तो आपका ये क्या है, 4 को आप बाहर ले लो, R2 इज इक्वल टू रो, सॉरी यहां पर लिख लेता हूं मैं, R2 आपका क्या है, ये 4 बाहर ले लो आप, रो L1 बाय A1, तो आपका ये क्या है भाई, ये आपका क्या था, दिस इज R1, ठीक है, तो 4 इंटू R1, तो जब आप उसकी लेंथ को बढ़ाकर डबल कर देते हो, 12 कर देते हो, तो रेजिस्टेंस आपका पहले रेजिस्टेंस से 4 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ओके, रेजिस्टेंस आपका कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना। ओके, आपको समझ आ गया ना। रेजिस्टेंस जो है आपका R2 क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस आपका R2 हो जाएगा 4R1। ओके, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम एन एसी नेटवर्क टू ए लोड व्हेन, भाई मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होगी जब लोड इंपीडेंस शुड बी मैच, जो मैच करेगा इक्वल टू जो आपका कंजुगेट टू द कोरस्पोंडिंग सर्किट इंपीडेंस, मींस आपका जो सोर्स का इंपीडेंस है, इंटरनल इंपीडेंस, या फिर जो नेटवर्क उसको ड्राइव कर रहा है लोड को, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, जब वो लोड से मैच कर जाएगा तब आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। या आपको बोलती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाई डू वी यूज कार्बन ब्रशेस इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स। आप इलेक्ट्रिकल मोटर्स मींस डीसी मोटर में आप कार्बन ब्रश यूज करते हो, किसमें, डीसी मोटर में। अब डीसी मोटर में जो कार्बन ब्रश करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं,
सप्लाई वोल्टेज को कम्यूटेटर को देने के लिए, सप्लाई वोल्टेज को टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू द कम्यूटेटर, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू द सप्लाई वोल्टेज को कम्यूटेटर को देने के लिए आप कार्बन ब्रश का यूज करते हो। फिर कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर आपका उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली एसी के केस में प्रोड्यूस हो सकती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एसी के केस में प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसलिए डीसी कम्यूटेटर आपका क्या करता है, डीसी को एसी में प्रोड्यूस कर देता है। मींस इलेक्ट्रिक मोटर में आप सप्लाई को देने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हो, कार्बन ब्रश आप कम्यूटेटर को सप्लाई देता है, कम्यूटेटर आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं। इफ वी नीड टू जनरेट लार्ज करंट, यदि हमें जनरेट करना हो लार्ज करंट, विच वाइंडिंग्स प्रेफर्ड। अब डीसी जनरेटर्स में या डीसी मशीन्स में दो तरह की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है। अब लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के, नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं। और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2। ये हमेशा ये 2-3 फैक्ट्स इस बारे में जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिल रहा होगा, जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा मिल रहा है आपको, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से रिलेटेड। तो इसके 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2, लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। और वेव वाइंडिंग को आप सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हो, सीरीज वाइंडिंग। ओके, क्या बोलते हैं इसको, सीरीज वाइंडिंग, और इसको आप पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हो। लैप वाइंडिंग को आप क्या बोलते हो, पैरेलल वाइंडिंग में। और लैप वाइंडिंग आपकी कहां यूज होती है, जहां पर आपको लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में यूज होती है, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में। लैप वाइंडिंग कहां पर यूज होती है आपकी, लो वोल्टेज हाई करंट मशीन में, लो वोल्टेज हाई करंट, क्योंकि पैरेलल में होती है वाइंडिंग, पैरेलल में वाइंडिंग होगी तो लो वोल्टेज हाई करंट के लिए जहां मशीन यूज होगी उसमें लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। और वेव वाइंडिंग कहां पर यूज होती है, जहां पर आपको हाई वोल्टेज और लो करंट मशीन, हाई वोल्टेज और लो करंट मशीन, वहां पर आप वेव वाइंडिंग यूज करते हो, तो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं 3। लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, और वेव वाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं, इसको सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। और जहां पर आपको हाई वोल्टेज लो करंट चाहिए जिस मशीन में, वहां पर आप वेव वाइंडिंग यूज करते हो। और जहां पर आपको लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए मशीन में, तो वहां पर आप लैप वाइंडिंग यूज करते हो। तो मींस जहां पर आपको लो वोल्टेज हाई करंट चाहिए वहां पर आप कौन सी वाइंडिंग यूज करते हो, लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरूरत है, बाय रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन एडी करंट लॉसेस। ये आई लव यू क्वेश्चन है एचएसएससी का, ठीक है, एचएसएससी का है ये, स्टाफ सिलेक्शन जहां मर्जी देख लो आप, ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है कि आप लैमिनेशन की थिकनेस को क्यों कम करते हो। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, या तो सिलिकॉन स्टील वाला और हिस्टैरिसीस लॉस वाला या एडी करंट लॉस वाला। तो आप थिकनेस लैमिनेशन की कम करते हो, एडी करंट लॉस को कम करने ट्रांसफॉर्मर क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। जैसे जैसे आप थिकनेस को कम करोगे, जो आप लैमिनेशन यूज कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके एडी करंट कम हो जाएंगे। और सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन को क्यों यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन को यूज करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। थिन लैमिनेशंस यूज करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशन यूज करते हैं हम, सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करते हैं लैमिनेशन के लिए, सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करते हैं लैमिनेशन के लिए, किस लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।